यहाँ पर डिपार्टमेंट वाले कॉलम के अंदर एक वैल्यू डली हुई है। इसका मतलब यूजर ने डेटा एंट्री करते टाइम यहाँ पर एक गलत वैल्यू डाल दी एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वैल्यू सैलरी की है कि उसका जो नेक्स्ट कॉलम है वो सैलरी का है। एंड सैलरी वाले कॉलम के अंदर मुझे एक नेगेटिव अमाउंट दिखाई दे रहा है। किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो एम्प्लॉय को कम सैलरी मिलेगी या फिर ज्यादा सैलरी मिलेगी, बट नेगेटिव अमाउंट कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक और एग्जांपल है जिसके अंदर दो डिफरेंट एम्प्लॉयज को सेम एम्प्लॉय आईडी असाइंड है। इसका मतलब यूजर ने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया होगा जहां पर वो एम्प्लॉय आईडी को चेंज करना भूल गया है। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है जहां पर जो डेटा एंट्री वाला बंदा है वो किसी भी तरह का डेटा एंटर करता है जो उसका मन करे। बहुत बार वो जानबूझ के भी डेटा गलत एंटर करता है एंड बहुत बार उससे मिस्टेक्स भी हो जाती है। बट इसके बाद भुगतना किसको पड़ता है? भुगतना पड़ता है हमको, क्योंकि हमें इसके बाद इस डेटा को क्लीन करना है एंड डेटा क्लीनिंग प्रोसेस के अंदर सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो क्या एक्सेल के अंदर कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम यूजर को रोक सके कि वो कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना डाल पाए? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप रिस्ट्रिक्शंस को एक्सेल के अंदर अप्लाई कर सकते हो जिसके बाद यूजर आपकी उंगलियों पर नाचेगा। इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन आप यूजर से डलवाना चाहते हो, यूजर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डालेगा, वो कोई और इंफॉर्मेशन एक्सेल के अंदर नहीं डाल पाएगा। तो अब चलते हैं एक्सेल स्क्रीन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है उसके अंदर बीयूज है कि मेरे पास बिजनेस यूनिट्स कौन से हैं, उन बिजनेस यूनिट्स के अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स हैं एंड उन डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स आईडीज हैं जिन पे हमें एम्प्लॉइज को असाइन करना है। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी स्टार्ट करने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है असाइन वन प्रोजेक्ट टू वन एम्प्लॉय, जिसका मतलब ये है मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर मुझे हर प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को असाइन करना है। तो मुझे यहाँ पर बताना है कौन सा एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है एंड हमें यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी कि जब भी यहाँ पर डेटा एंट्री वाला बंदा डेटा एंट्री करेगा तो वो सेम एम्प्लॉय का नाम रिपीट ना कर पाए, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक ही एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट पे असाइन करेंगे। सो पहले क्वेश्चन के अंदर हमें लॉजिक अप्लाई करना है कि हम कैसे पता कर पाएंगे कि यहाँ पर जो यूजर वैल्यू डालेगा वो डुप्लीकेट है या फिर नहीं। एक्सेल के अंदर रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट ए वी वी। इसके थ्रू आप डेटा वैलिडेशन विंडो को ओपन कर पाएंगे या फिर आप मेन्यू बार्स के थ्रू भी नेविगेट कर सकते हैं। आपको जाना है डेटा टैब पे, डेटा टूल सेक्शन एंड इसके अंदर आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। इसके थ्रू भी आपके पास डेटा वैलिडेशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप एक्सेल के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता एक्सेल के कितने फॉर्मुलेस आपको आते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आपका लॉजिक क्लियर है। जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं अगर उसके अंदर लॉजिक लगाना आप सीख गए तो आप इजीली समझ पाएंगे कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। डेटा वैलिडेशन के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जो एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है, बट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। उस केस में एक्सेल आपको एक ऑप्शन देता है, इनमें से अगर कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है एज पर योर रिक्वायरमेंट तो आप यूज कर सकते हो कस्टम, जिसके थ्रू एक्सेल के अंदर जो भी फॉर्मुलेज हैं उनको यूज करके आप अपनी रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि इस कॉलम के अंदर कोई भी नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जिसके लिए मैं यहां पर यूज करने वाला हूं काउंट इफ का फॉर्मूला। अब काउंट इफ का फॉर्मूला क्या होता है? काउंट का फॉर्मूला हम एक्सेल के अंदर यूज करते हैं जब भी हमें किसी भी वैल्यू का काउंट निकालना है बेस्ड ऑन अ कंडीशन। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं इस कॉलम के अंदर फाइनेंस वाला कीवर्ड कितनी बार आया हुआ है, या फिर इस एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम के अंदर मनीष का नाम कितनी बार रिपीट हुआ है। इन चीजों के लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ का फॉर्मूला। अगर आप काउंट इफ के फॉर्मूले को डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो, जहां पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप एक्सेल के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज में काउंट इफ के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं यूज करने वाला हूं काउंट इफ का फॉर्मूला, जिसके अंदर सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा रेंज, जो होगी मेरी ये वाली, क्योंकि मैं इसी रेंज के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला हूं। F4 से मैं इसको फ्रीज करूंगा, कॉमा, उसके बाद आता है आपका क्राइटेरिया, जिसके अंदर मैं इस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करूंगा एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसके थ्रू क्या होगा, इस काउंट इफ के फॉर्मूले के थ्रू आपको एक वैल्यू रिटर्न होगी। वैल्यू क्या होगी? इस फर्स्ट सेल के अंदर जो भी यूजर यहां पर इनपुट करेगा वो चेक करेगा कि इस पूरी रेंज के अंदर उसका काउंट कितना है, एंड हम चाहते हैं अगर उसका काउंट 1 है
तो ही एंटर करने दे। अगर इसका काउंट 2 हो जाएगा इसका मतलब वो डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी, उस केस में वो वैल्यू एंटर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस काउंट इफ के फॉर्मूले के थ्रू जो भी आउटपुट होगा, अगर उसका आउटपुट है लेस देन इक्वल्स टू 1 तो ही यूजर यहाँ पर एंट्री कर पाएगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं, अगर मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट मनीष को असाइन करता हूं तो मुझे कोई भी एरर नहीं दिया एक्सेल ने। सेकंड प्रोजेक्ट में असाइन करता हूं आरवी को, तो यहाँ भी मुझे कोई एरर नहीं मिला। थर्ड प्रोजेक्ट में असाइन करता हूं रौनक को, अभी भी मुझे कोई एरर नहीं मिला। फोर्थ प्रोजेक्ट अब मैं असाइन करता हूं अगेन मनीष को, तो देखते हैं क्या होगा। एंड जैसे ही यूजर यहाँ पर एंटर करेगा यहाँ पर उसको एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि एक एम्प्लॉय को एक ही प्रोजेक्ट मिलेगा, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे वो काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर डेटा वैल्यूएशन कैसे काम कर रहा है, मान लीजिए मैं डालता हूँ यहाँ पर मनीष, एंड जैसे मैं एंटर हिट करूंगा एक्सेल चेक करेगा कि ये वैल्यू इस रेंज के अंदर कितनी बार आई हुई है। एंड जैसे कि हमने डाला था अगर इसका काउंट लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो ही एंटर करने देगा, बट अगर ये वैल्यू यहाँ पर आती है तो इसका काउंट हो जाएगा 2, जो कि उस कंडीशन को मैच नहीं करता, जिसकी वजह से यहाँ पर यूजर को एक्सेल एंट्री नहीं करने देगा। तो एक तो आपने यहाँ पर डेटा एंट्री वाले बंदे को रोक दिया कि यहाँ पर वो जानबूझ के भी गलत एंट्री नहीं कर सकता। एंड दूसरी चीज, अगर मान लीजिए लिस्ट बहुत बड़ी है, मुझे नहीं पता कि मनीष वाले एम्प्लॉय को मैं ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट असाइन कर चुका हूं या फिर नहीं, तो इसके थ्रू भी आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब अगर आप गलती से भी कोई गलती कर रहे होंगे तो एक्सेल आपको इन्फॉर्म कर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मल्टीपल BUs बट नॉट ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट आईडीज विद इन सेम BU। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम चाहते हैं जो एम्प्लॉय है वो मल्टीपल BUs के अंदर काम कर सकता है। वो 1010 के अंदर भी काम कर सकता है, 1008 के अंदर भी काम कर सकता है, 1009 के अंदर भी, एंड सो ऑन। बट वो सेम BU के अंदर जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो 1010 है वो मेरे पास टोटल 5 डिफरेंट रोज के अंदर है, जो है आपके ये वाले। अब इसके अंदर 1010 के अंदर हमारे पास टोटल 5 प्रोजेक्ट आईडीज है, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें रिस्ट्रिक्शन कुछ इस तरीके से लगाना है कि जो ये BU है इसके अंदर 5 प्रोजेक्ट आईडीज आती है, पर इन 5 प्रोजेक्ट आईडीज के अंदर वो किसी भी एक प्रोजेक्ट आईडी के अंदर काम करेगा। वो मल्टीपल BUs के अंदर काम कर सकता है, बट एक BU के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर सकता। सेकंड क्वेश्चन के अंदर में रिस्ट्रिक्शन लगानी है बेस्ड ऑन 2 कॉलम्स। एक कंडीशन होगी आपकी BU के ऊपर, एंड सेकंड कंडीशन होगी जो आप डेटा यहाँ पर एंटर करेंगे। तो डेटा वैल्यूएशन लगाने से पहले मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा डेटा टैब पे, डेटा टूल्स एंड डेटा वैलिडेशन। अब यहां पर मैं यूज करने वाला हूं कस्टम, एंड यहां पर मैं यूज करूंगा काउंट इफ्स का फॉर्मूला। फ्रेंड्स, अगर आपको काउंट इफ्स का फॉर्मूला नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो कि काउंट इफ्स का फॉर्मूला एक्सेल के अंदर आप कैसे डिटेल में यूज कर सकते हैं। अब काउंट इफ्स का फॉर्मूला करता क्या है? काउंट इफ का फॉर्मूला हमें हेल्प करता है किसी भी वैल्यू के काउंट को निकालने में बेस्ड ऑन अ कंडीशन। सेम काम काउंट इफ्स का होता है, बट इस फॉर्मूले के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। तो काउंट इफ्स के फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा इस वाली रेंज को, एंड इसको मैं फ्रीज करूंगा F4 से, कॉमा, एंड मैं फर्स्ट सेल को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसका जो काउंट है, इस सेल का जो काउंट है इस रेंज के अंदर कितना आता है, कॉमा। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा इस वाली रेंज को, एंड यहाँ पे मैं इसको फ्रीज करूंगा F4 से, कॉमा, एंड उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा इस वाले सेल को, ताकि मैं चेक कर पाऊं कि इस वाले सेल का इस वाली रेंज के अंदर क्या काउंट होगा, ब्राइट क्लोज। एंड सेम यहाँ पर हम करेंगे लेस देन इक्वल्स टू 1, एंड क्लिक ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ कोई भी नाम, लेट्स से मनीष, तो ये एक्सेप्ट करेगा आपका। यहाँ पर मैं डालता हूँ आरवी तो भी एक्सेप्ट करेगा, एंड यहाँ मैं डालूंगा रौनक तो भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अभी तो हमने जो नाम है वो डिफरेंट डाले हुए हैं। अब ये वाला प्रोजेक्ट मैं दोबारा से मनीष को ही असाइन करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो BU डिफरेंट हो गया। हमने मनीष को जो पहला प्रोजेक्ट असाइन किया था वो था 1010 BU के अंदर, बट अब ये वाला प्रोजेक्ट है 1009 BU के अंदर, एंड हमने कहा है कि एक एम्प्लॉय मल्टीपल BUs पे काम कर सकता है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पर एंटर हिट करूंगा तो ये इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो प्रोजेक्ट दिया है मनीष को वो डिफरेंट BU से है। मनीष को हम लोग 2 प्रोजेक्ट असाइन कर चुके हैं, एक है आपका 1010 BU से, एक है आपका 1009 BU से। अगर मैं 1010 BU को दोबारा असाइन करता हूं मनीष को, यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी जो है वो अलग है, बट BU सेम है। मैं 1010 ऑलरेडी असाइन कर चुका हूं मनीष को। जैसे मैं यहाँ पर एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पर एक्सेल आपको एंट्री नहीं करने देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि मनीष जो है या कोई भी एम्प्लॉय सिंगल BU के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर सकता। वो डिफरेंट BUs पे काम कर सकता है,
बट सिंगल बीयू के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं दोबारा मनीष को यूज नहीं कर सकता। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कमीशन का बजट दिया हुआ है। इसका मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका जो टोटल कमीशन होगा वो होगा 1 लाख। 1 लाख से ऊपर का कमीशन उनको नहीं मिलेगा। एंड ये टोटल है सारे एम्प्लॉयज का मिला के। सेम मार्केटिंग के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनका जो टोटल कमीशन होगा वो होगा 1.5 लाख। एंड ऐसे ही आपका सेल्स एंड ऑपरेशंस का है। इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें डालना है कमीशन अमाउंट इन एम्प्लॉयज का। सो लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने जिस भी एम्प्लॉय को यहाँ पर असाइन किया है उस एम्प्लॉय का यहाँ पर हमें कमीशन अमाउंट डालना है। एंड उसके साथ हमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी लगानी है कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं उन एम्प्लॉयज का, उनका टोटल इन डिपार्टमेंट्स के कमीशन बजट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फाइनेंस के मेरे पास 1, 2, 3 एम्प्लॉयज हैं। तो अब मैं चाहता हूं इन 3 एम्प्लॉयज का जो टोटल होगा वो 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। सो यूजर इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जब भी कमीशन डालेगा उसको बार बार में चेक ना करना पड़े मैं कितना कमीशन एम्प्लॉयज को दे चुका हूं एंड कितना कमीशन मुझे और देना है। इसका मतलब इन तीनों एम्प्लॉयज का जब मैं कमीशन डालूंगा इनका टोटल 1 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए मैं सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा डेटा टैब पे, डेटा टूल्स एंड डेटा वैलिडेशन। इसके अंदर मैं जाऊंगा कस्टम पे एंड यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमें 2 चीजें करनी है। पहली चीज तो ये कि यहाँ जो भी डिपार्टमेंट है उसका यहाँ पर कितना टोटल कमीशन हम डाल चुके हैं वो निकालना है टोटल। एंड उसके बाद हमें कंपेयर करना है उस वैल्यू को इस टेबल में से उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज करता हूं सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ का फॉर्मूला आप में से बहुत सारे लोगों को आता होगा, जिसको नहीं आता है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकता है कि सम इफ का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। तो सम इफ के फॉर्मूले के अंदर मुझे इस कॉलम का टोटल निकालना है बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट। सो मैं सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा एंड मैं यहाँ पर इसको फ्रीज करूंगा, कॉमा इस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा जो मेरा क्राइटेरिया है, कॉमा मैं इस रेंज का टोटल निकालना चाहता हूं तो मैं इस रेंज को लास्ट में सिलेक्ट करूंगा एंड F4 से मैं अगेन इसको फ्रीज कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज। तो अभी क्या होगा, अभी मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज हम डालेंगे इन डिपार्टमेंट्स के लिए उसका टोटल कमीशन कितना हम डाल चुके हैं। अब मुझे कंपेयर करना है इन डिपार्टमेंट्स के कमीशन बजट के साथ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए उसका कमीशन बजट कितना है इस टेबल से वो फेच करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वीलुकअप का फॉर्मूला। आई होप आप सभी को वीलुकअप का फॉर्मूला आता होगा। जिसको नहीं आता है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकता है वीलुकअप का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो वीलुकअप का फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं, वीलुकअप का फॉर्मूला हम यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट अ वैल्यू बेस्ड ऑन अ कॉमन रेफरेंस। तो यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट गिवन है उस बेसिस पे इस टेबल में से मैं उसका कमीशन बजट निकालना चाहता हूं। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा लेस देन इक्वल टू साइन एंड उसके बाद मैं यूज करूंगा वीलुकअप का फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट। ये हो जाएगी मेरे पास लुकअप वैल्यू, कॉमा मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूंगा एंड F4 से फ्रीज करूंगा, कॉमा 2 क्योंकि मुझे सेकंड कॉलम में से वैल्यू चाहिए क्योंकि यहां पर आपके 2 ही कॉलम्स हैं, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। सो यहां पर सम इफ के फॉर्मूले के थ्रू एक टोटल निकलेगा कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का इस कॉलम के अंदर टोटल कितना है एंड जो टोटल आएगा वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के कमीशन बजट का। क्लिक ओके। अब देखिए फाइनेंस के अंदर मैं डालता हूं यहाँ पर 50,000, मार्केटिंग के अंदर डालता हूं मैं 10,000। अब यहाँ फाइनेंस के अंदर डालता हूं लेट्स से मैं 35,000, सेल्स के अंदर डालता हूं मैं 25,000। अब फाइनेंस के अंदर मैं डालता हूं लेट्स से 52,000 एंड जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पर एक्सेल ने मुझे रोक दिया। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फाइनेंस का टोटल बजट है वो ओवर हो चुका है। अब फाइनेंस वाले एम्प्लॉयज को हम कितना कमीशन दे चुके हैं, 50,000 प्लस 35,000 विच इज 85,000। अब 85,000 हम दे चुके हैं और हमें देना है 1 लाख। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 15,000 बचा हुआ है जो हम किसी भी एम्प्लॉय को दे सकते हैं फाइनेंस के। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 52,000 इसलिए इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अगर आप डालेंगे 15,000 तो ये एक्सेप्ट करेगा, बट अगर आप 15,001 भी डालेंगे, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा डालेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। सो फ्रेंड्स इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, जहां पर आपने यूजर को तो रोक ही दिया कि वो जानबूझ के गलत वैल्यू तो डाल ही नहीं सकता, बट उसको यहाँ पर एक इंडिकेशन भी मिल जाएगा कि यहाँ पर आप जो वैल्यू डाल रहे हो वो गलत है। जब भी आप यहाँ पर कोई गलत वैल्यू डालते हैं
तो आपको ये मैसेज बॉक्स देता है एंड ये मैसेज बॉक्स क्लियर नहीं है यूजर को कि उसने यहाँ पर क्या गलती की है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस रेंज को दोबारा सेलेक्ट कीजिए, डेटा वैलिडेशन पे जाइए एंड यहाँ पर हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लगाया हुआ है। अब आपको जाना है एरर अलर्ट पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर कौन सी डेटा वैलिडेशन ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड क्या ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है जो आप एक्सेल में लगाना चाहते हो बट आप लगा नहीं पा रहे हो, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे जाना है एरर मैसेज में, एरर अलर्ट टैब के अंदर एंड यहाँ पर मैं डालूंगा बजट इज ओवर एंड क्लिक ओके। तो अब क्या होगा, अगर मैं कोई मिस्टेक करता हूं, अब सेल्स के लिए मेरे पास टोटल बजट 2 लाख का एंड मैं सेल्स यहाँ 25,000 दे चुका हूं, तो मैं अगर यहाँ पर डालता हूं लेट्स से 2 लाख एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आपको मैसेज देगा बजट इज ओवर। जो भी आप मैसेज डालना चाहें अपने हिसाब से डाल सकते हो, जहां पर यूजर को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि वो क्या गलती कर रहा है एंड उस हिसाब से वो अपनी गलती को सुधार सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका जो भी फीडबैक है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।